हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं प्रतिभा और हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अब क्लास 6 की एनसीईआरटी। ये मैं चैप्टर वाइज अपलोड कर दूंगी सारे चैप्टर्स। मे बी इसमें 8 या 9 समथिंग कुछ चैप्टर्स हैं, तो मैं सारे चैप्टर अपलोड करने वाली हूँ। ठीक है, सब चैप्टर वाइज हम लोग पढ़ेंगे। तो वैसे तो ये जो हम लोग एनसीईआरटी शुरू कर रहे हैं, ये बहुत ही अच्छी बुक है एनसीईआरटी। मेरा तो यही मानना है कि सबको पढ़ना चाहिए। तो इसमें हम लोग चैप्टर से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, और ये सबके लिए इम्पोर्टेंट है। ज़रूरी नहीं है कि अगर आप किसी 6 क्लास में हो तो ही आप ये पढ़ें। अगर आप किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो भी ये इम्पोर्टेंट है आपके लिए, आप इसको पढ़ सकते हैं। ओके, तो हम लोग चैप्टर शुरू करते हैं। हम लोग का पहला चैप्टर है क्या, कब, कहाँ और कैसे। ओके, रशीदा एक लड़की है, जस्ट इमेजिन वो न्यूज़पेपर पढ़ रही थी, तो सडनली क्या होता है ना, उसका ध्यान एक हेडिंग पे जाता है। उसमें लिखा हुआ होता है कई 100 साल पहले। ओके, तो जब उसने हेडिंग पढ़ी तो वो ये सोचने लगती है कि जब कई 100 साल पहले कुछ हुआ होता है, ये लोगों को कैसे पता चल जाता है, ये लोग कैसे पता कर लेते हैं कि इतने 100 साल पहले ये घटना घटी थी। राइट, सिंपल सी बात है, हम लोग के मन में भी ऐसे ही थोड़े बहुत विचार आएंगे कि इतने 100 साल पहले क्या हुआ, ये कैसे हो पता चलता है लोगों का। तो देखते हैं कैसे पता चलता है लोगों का। ओके, पहले है कैसे पता लगाए। हेडिंग है हमारी कैसे पता लगाए। ये अब हम लोग कल क्या हुआ, अगर इसके बारे में हम लोग को पता करना है तो हम लोग क्या करेंगे, रेडियो सुन के पता कर सकते हैं। राइट, हम लोग रेडियो सुन सकते हैं, टेलीविज़न देख सकते हैं, मतलब कि टीवी देख सकते हैं, और न्यूज़पेपर रीड करके पता कर सकते हैं कि कल क्या हुआ। और अगर हमें पता करना है कि पिछले साल क्या हुआ, तो किसी न किसी ऐसे पर्सन से हम लोग पता कर सकते हैं। ठीक है, जिसको उस टाइम के बारे में याद हो, पता हो। ओके, अब हमें पास्ट के बारे में हम लोग जान क्या सकते हैं। पास्ट के बारे में क्या जान सकते हैं हम लोग। पास्ट के बारे में देखिए, ये सब जान सकते हैं कि उस टाइम के जो लोग थे ना, वो किस टाइप के खाना खाते थे, किस टाइप के कपड़े पहनते थे, वो लोग किस तरह के घरों में रहते थे। जो उस टाइप के शिकारी लोग होते थे, शिकारी, पशुपालक, कृषक, शासक, व्यापारी, मर्चेंट्स, पुरोहित, शिल्पकार, आर्टिस्ट, कलाकार और संगीतकार, वैज्ञानिक, ये सब जो लोग थे, इनकी जीवन शैली उस टाइम पे कैसी थी, ये सब हम लोग पता कर सकते हैं। उस टाइम के बच्चे किस तरह के खेल खेलते थे, वो लोग किस टाइप की स्टोरी सुनते थे, कैसे सॉन्ग्स सुनते थे वो लोग, कौन से नाटक करते थे, देखा करते थे। हम लोग ये सब कुछ पता कर सकते हैं पास्ट के बारे में। लोग कहाँ रहते थे, लोग कहाँ रहते थे पहले में। तो ये कह रहा है नर्मदा नदी को पता लगाइए मैप एक में। तो चलिए हम लोग देखते हैं नर्मदा नदी हमारी कहाँ है। हाँ, तो ये देखिए हमारी नर्मदा नदी ये रही। ओके, ये आप देख सकते हैं ना, क्लियर है ना, ऐसे ये देखिए। ओके, ये जो नर्मदा नदी है, थोड़ा सा इसके बारे में कुछ बता दूँ मैं। तो इसका जो उद्गम होता है ना, वो गुजरात से होता है और ये मध्य प्रदेश तक जाती है, मध्य प्रदेश में बहती है। और अगर इसकी सहायक नदी के, इसकी जो एक सहायक नदी है वो है कोलार नदी। इसकी लंबाई 1312 किलोमीटर है। और एक छोटा सा काम मैं आप लोगों को भी दूंगी, होमवर्क। आप ये लोग बताइएगा ये चीज़ कि ये जो नर्मदा नदी है, ये टोटल कितने राज्यों से होते हुए गुजरती है। ओके, चलिए हम लोग वापस आते हैं अपने उस पॉइंट पे। क्या कह रहा है अब आगे ये। हाँ, तो अच्छा देखिए, रिवर जो होती है ना, पहले टाइम पे क्या होता था ना, लोग जो थे ज़्यादातर किसी ना किसी रिवर के साइड पे ही रहते थे। कई लाख वर्ष पहले जो जितने भी लोग थे, अब जो नर्मदा नदी अभी हम लोग ने देखी, इसके साइड पे भी पहले कुछ लोग रहते थे। वो लोग संग्राहक थे। संग्रह क्या होता है, जो आसपास के जंगलों की विशाल संपदा से परिचित थे ना। जो लोग, अच्छा सिंपल सी बात है, अगर आप जंगल में रह रहे हो तो अपने आसपास के एरिया के बारे में थोड़ा बहुत तो जानोगी, नॉलेज हो ही जाएगी। तो लोग अपने आसपास के जंगल के बारे में जानते थे। अब जंगल से जो उनके लिए यूज़फुल चीज़ें होती थी, जैसे कुछ कुछ फलों की, पेड़ों की, कुछ की जड़ें, कुछ फल, और जंगल में ऐसी चीज़ें जो उनके लिए इम्पोर्टेंट हो, उन सब चीज़ों को ना ये कलेक्ट करके रखते थे। ये लोग जानवरों का शिकार भी करते थे। ठीक है, ये लोग ना चीज़ों को कलेक्ट करके रखना इन लोगों को आता था। अब देखिए दूसरा क्या है। अब कह रहा है कि उत्तर पश्चिम की ओर सुलेमान और किरथर पहाड़ियों का पता लगाइए।
तो देखते हैं सुलेमान और किरथर की पहाड़ियाँ। ये देखिए सुलेमान और ये किरथर की पहाड़ियाँ, ये दो पहाड़ियाँ हैं, ठीक है। अभी जो पहाड़ियाँ भी हम लोगों ने देखी ना, इन पहाड़ियों के पास ना कुछ ऐसी जगह थी जहाँ पर 8,000 साल पहले ना गेहूँ और जौ की सबसे पहली फसल थी। और इसमें यहाँ पे इसके साइड जो लोग रहते थे ना, वो लोग रेयरिंग करना सीख गए थे, पशुओं को पालना सीख गए थे। पहले क्या होता था कि लोग हंटरिंग करते थे, केवल जानवरों को मारना, उनको मार के अपना पेट भरना, राइट। बट यहाँ पे सुलेमान और किरथर की पहाड़ियों के पास जो लोग रहते थे ना 8,000 साल पहले, उन लोगों ने पशुओं को पालना सीख लिया था। अब किस टाइप के पशु होते थे देखिए, जैसे कि हमारी भेड़ है, बकरी है, ओके। भेड़, बकरी, गाय, इन सब जानवरों को ना वो पालना सीख चुके थे। वो लोग गाँव में रहते थे, ओके। अभी कह रहा है गारो और मध्य में विंध्य की पहाड़ियों का पता लगाएं। तो ये देखिए यहाँ पे गारो है, जूम कर दूँ मैं थोड़ा सा, यू कैन सी क्लियरली, ओके। ये देखिए यहाँ पे गारो हिल्स हैं, ओके। और विंध्य की पहाड़ियों का भी देख लेते हैं। ये देखिए विंध्य की पहाड़ियाँ यहाँ पे हैं, ओके। चलिए और देखते हैं। अच्छा, ये जो अभी हम लोगों ने देखा ना, यहाँ पे ना चावल की खेती सबसे पहले यहाँ पे ही हुई थी। विंध्य की जो पहाड़ियाँ हैं, यहाँ पे चावल की खेती सबसे पहले हुई थी। यहाँ पे कृषि का विकास हो चुका था, ओके। अभी कह रहा है सिंधु तथा उसकी सहायक नदियों का पता लगाएं। देखिए सिंधु नदी कहाँ है हमारी, ये देखिए ये है हमारी सिंधु नदी, और ये है उसकी सब सहायक नदियाँ, है ना। झेलम नदी, चेनाब नदी, रावी नदी, सतलुज नदी, ये सब जो है उसकी सहायक नदियाँ हैं, ठीक है। अब सहायक नदियाँ होती क्या हैं देखिए, सहायक नदियाँ जैसे एक बड़ी नदी से ज्वाइंट होकर जो छोटी छोटी रिवर बहती है ना, नदियाँ, वो उस बड़ी नदी की सहायक नदियाँ कहलाती हैं, ओके। किसी भी बड़ी नदी से जो ज्वाइंट होकर के जो छोटी छोटी नदियाँ बहती हैं ना, वो उस बड़ी नदी की सहायक नदी कहलाती हैं। जैसे कि अगर हम लोग इसको अपने घर के काम से समझे, तो सपोज दैट एक पर्सन जैसे किचन में कुछ काम कर रहा होता है, राइट। तो जो खाना बना रहा होता है वो तो ठीक है, बट जो उसकी बीच बीच में जो हेल्प करता है ना उसकी, वो उसका हेल्पर कहलाता है, राइट। जो उसकी खाना बनाने में जिसकी हेल्प कर रहा है वो हेल्पर कहलाता है। उसी तरह जो बड़ी सी लार्ज रिवर होती है ना, जो उससे ज्वाइंट होकर जो छोटी छोटी नदियाँ बहती हैं, वो उसकी सहायक नदियाँ कहलाती हैं, ओके। चलिए अब देखते हैं। अभी जो हम लोगों ने नदी देखी ना, सिंधु नदी, उसमें क्या था ना, उस नदी सहायक नदी हम लोगों ने देख लिया ना, जो एक बड़ी नदी से मिलकर जाती है उसे सहायक नदियाँ कहते हैं, ठीक है। अब लगभग 4700 साल पहले इन नदियों के किनारे कुछ सिटी डेवलप हो चुकी थी, ओके। और जो हमारी गंगा नदी है ना, गंगा नदी और उसकी जितनी भी सहायक नदियाँ हैं, उनके साइड पे भी 2500 साल पहले कुछ सिटीज़ डेवलप हो चुकी थी, ओके। अभी कह रहा है गंगा नदी और उसकी सहायक नदी सोन का पता लगाइए। तो देख लेते हैं हमारी गंगा नदी, ये रही हमारी गंगा नदी, ओके। ये देखिए हमारी गंगा नदी है, और ये है हमारी गंगा नदी की सहायक नदी सोन नदी, ओके। सहायक क्यों है, क्योंकि ये उससे ज्वाइंट है। अगर ये उससे ज्वाइंट ना होती तो ये सहायक नदी नहीं कहलाती, राइट। चलिए अब हम लोग आगे देखते हैं। अच्छा, अब जो गंगा नदी जो थी ना हमारी, उसके साइड पे जो पहले के टाइम में छोटे छोटे नगर बसे हुए थे, क्षेत्र थे जो, उनको ना पहले मगध के नाम से जाना जाता था, ओके। और जो मगध में जितने भी पहले जो रूरल्स रहते थे ना, शासक, वो बहुत ही पावरफुल थे, और उनका राज्य था, उनका एक बहुत बड़ा राज्य स्थापित था, और वो कई क्षेत्र हिस्सों में बटा हुआ था, कई राज्यों में उसकी स्थापना की गई थी, ओके। उपमहाद्वीप के एक हिस्से से, अच्छा पहले क्या होता था ना, लोग ट्रैवल जब करते थे एक जगह से दूसरी जगह पे, तो बीच में बहुत सारी कुछ प्रॉब्लम्स आती थी, जैसे पर्वत हैं, पहाड़ियाँ हैं, रेगिस्तान, नदी, और जो समुद्र होते थे, इन सब से क्या होते थे ना, जो उनकी ट्रैवलिंग होती थी बहुत ही टफ हो जाती थी, जोखिम भरी हो जाती थी उनकी यात्रा। और ये ओके, तो अब वो लोग ट्रैवल इधर से उधर क्यों करते थे, उसके भी कुछ रीज़न्स थे। जैसे कि कभी कभी क्या होता था ना, कुछ
प्राकृतिक आपदाओं के कारण, नेचुरली इफ़ेक्ट्स के कारण, जैसे कि मान लीजिए आप किसी रिवर के साइड पे रहते हैं, ये एक रिवर है, आप इसके साइड में रहते हो। अब अगर जब कभी कभी इसका पानी का बहाव हो जाएगा, जब इसमें बाढ़ आएगी बहुत तेज, तो पानी इसका बाहर फैलेगा इधर से उधर, राइट। तो आप जहाँ रह रहे हो तो आप सेफ तो नहीं रहोगे वहाँ पे, तो क्या करना होगा, आपको जगह चेंज करनी पड़ेगी। एक ये भी रीज़न हो सकता है। और क्या होते थे, जो पहले टाइम पे मर्चेंट्स होते थे ना, व्यापारी, अब व्यापारियों का तो आना जाना होता ही है, अपनी जो एकदम कीमती कीमती वस्तुएं होती हैं उनको इधर से उधर प्रचार के लिए, एक दूसरे को लेने देने के लिए एक जगह से दूसरी जगह उनको जाना पड़ता था। इस वजह से भी लोगों को ट्रैवल करना पड़ता था। और पहले टाइम पे ना कुछ धार्मिक गुरु लोग होते थे, वो लोग एक गांव से दूसरे गांव, एक कस्बे से दूसरे कस्बे लोगों को शिक्षा देने के लिए, सलाह देने के लिए जाया करते थे। ओके। और कुछ लोग तो सिर्फ मतलब नई नई चीज़ों को खोजने के लिए कि होता नहीं, मैं यहाँ हूँ, हमारी थिंकिंग ये है, अगर दूसरे लोग जो होते थे दूसरे देश के, उनकी थिंकिंग कैसी है, उनका लाइफ स्टाइल कैसा है, ये सब जानने के लिए भी कुछ लोग इधर से उधर जाया करते थे। ओके। अब आज लोग यात्राएं क्यों करते हैं, ये देख लेते हैं। पहले इसने कहा है कि मानचित्र 1 को देखिए। हम लोगों ने अभी मानचित्र जो देखा था ना, ये वाला, यही मानचित्र 1 है। अच्छा, इसमें आप लोगों ने देखा है कि कितनी चीज़ें इसमें दी हुई हैं। ये जो मैप है ना, ये इम्पॉर्टेंट है। इसमें देखिए कितनी सारी इसमें कुछ घाट्स हैं, कुछ रिवर्स भी दी हुई हैं, है ना। कावेरी नदी, पेन्नार नदी, तुंगभद्रा नदी, कृष्णा नदी, गोदावरी नदी, सतपुड़ा, ताप्ती नदी, नर्मदा नदी, है ना। तो ये ना थोड़ा इम्पोर्टेंट है, आप लोग इसको फिर से ध्यान से एक बार ना देख लीजिएगा, इसको बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, आराम से। इसमें कुछ बहुत सी चीज़ें इंपॉर्टेंट दी हुई हैं। ओके, तो अभी तो हम लोग चलते हैं आगे। तो देखिए, पहले क्या होता ना, लोग जैसे हमको ट्रैवल करते थे, हम लोग ने पढ़ा, तो बीच बीच में बहुत सारी प्रॉब्लम्स का उन लोग को प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता था। तो अच्छा, जब लोग एक जगह से दूसरी जगह जाएंगे, जब आने लगे, तो अगर वहीं पर रह रहे हैं वो लोग, तो क्या होगा, थोड़ी बहुत चेंजेस आएंगे हमारे लाइफ स्टाइल में, कुछ आपके लाइफ स्टाइल में, है ना। तो जब लोग ना एक जगह से दूसरी जगह आने जाने लगे, और जब वो कुछ समय के लिए बस गए वहीं पर, तो उनकी सांस्कृतिक परंपराओं में कुछ चेंजेस आए। ओके। उनके लाइफ स्टाइल में कुछ चेंजेस आए, है ना। अब लोगों ने ना दूसरे पत्थर को तराशने के लिए, और जो भोजन बनाने का और संगीत का, इन सब का ना दूसरे का तरीका अपनाया। अब अपना तो जानते थे, बट जब लोगों के साथ लोग रहने लगे ना, तो उन्होंने दूसरे की चीज़ों को अडॉप्ट किया। कैसे करते हैं लोग, इसको देखते हैं अभी बाद में। अब आ जाते हैं हम लोग देश के नाम। अच्छा, हम लोग अपने देश को क्या कहते हैं, सिंपल सी बात है, इंडिया या तो भारत, इन दो नामों से पुकारते हैं, राइट। इंडिया कहेंगे या तो भारत कहेंगे। अब ये जो इंडिया शब्द है ना, ये इंडस से निकला हुआ है। इसको संस्कृत में ना सिंधु कहा जाता है। ओके, जो हमारा इंडिया शब्द है ये इंडस से निकला है, और इसको संस्कृत में 2500 साल पहले ना ईरानियों और यूनानियों ने ना सिंधु को हिंदोस और इंदोस कहा था। ओके। अब जो नदी के पूर्व में स्थित भूमि है, उनको इन्होंने इंडिया कहा। आप लोग ना अपने एटलस में ईरान और यूनान को सर्च करिएगा, और मुझे कमेंट बॉक्स में ये बताइएगा, क्या ईरान और यूनान की जो बाउंड्री है वो एक दूसरे को टच करती है। ओके, तो मुझे बताइएगा। चलिए, अच्छा, ये जो हम अभी पढ़ रहे हैं ना, अब इंडिया के बारे में ना, हम लोग ने एक वेद है, ऋग्वेद, उसमें इस सब के बारे में बिल्कुल डिटेल से दिया गया है। ऋग्वेद हमारा 3500 वर्ष पुराना है। ओके, ये संस्कृत में लिखा हुआ है, ये सबसे पुराना वेद माना जाता है हमारा ऋग्वेद। चलिए, ये देखिए, अब इस पे आ जाते हैं हम लोग। इसमें लिखा हुआ है पांडुलिपि क्या होती है। पांडुलिपि मोनोस्क्रिप्ट, ये हाथ से लिखी हुई होती है, जो हाथ से लिखी हुई होती है ना, उसको बोलते हैं पांडुलिपि। जैसे हम लोग अभी प्रेजेंट टाइम में क्या होता है, अगर बुक्स हम लोग को लिखनी होती है तो हम लोग हाथ से तो नहीं लिखते हैं ना, उसको प्रिंट किया जाता है। बट पहले टाइम पे क्या होता था ना, हर चीज़ को हाथ से लिखी जाती थी।
जो पहले ताड़ के पत्तों पर ही ये लिखा जाता था, पांडुलिपि ताड़ के पत्तों पर लिखी जाती थी। और एक टाइप का पेड़ होता था, भुर्ज पेड़, उसकी छाल से बनी हुई, उसकी छाल पर लिखी जाती थी पांडुलिपि। ये देखिए यहाँ पे दी हुई है, सॉरी, ये देखिए एक पांडुलिपि यहाँ पे दी हुई है, ताड़ के पत्ते पर लिखी हुई है, बहुत ही पुरानी है, इसको देख सकते हैं आप लोग। ठीक है, ये देखिए। चलिए अब इस पे आते हैं। अब हम जैसे पास्ट के बारे में क्या कैसे जान सकते हैं, पास्ट के बारे में कुछ चीज़ों को ढूंढ करके ना, कुछ बुक्स को ढूंढ के, उनके बारे में पढ़ के बुक्स को। अच्छा, ये जो बुक्स है ना, हाथ से लिखी हुई होने के कारण ही इनको पांडुलिपि कहते हैं। अभी हमने पढ़ा ना, जो हाथ से लिखी हुई होती है उनको पांडुलिपि कहते हैं। अब इंग्लिश में इनको बोलते हैं मैन्यूस्क्रिप्ट। जो मेन्यू है, मेन्यू का मतलब होता है हाथ। पांडुलिपियाँ जो है ये ज़्यादातर ताड़ के पत्रों और हिमालय के क्षेत्र में उगने वाले जो भुर्ज नाम का एक पेड़ होता है उसकी छाल से विशेष तरीके से लिखी जाती थी। तो देखिए अब, अच्छा इतने साल हो गए, अगर इतने सालों बाद क्या पांडुलिपियाँ सेफ रही होंगी? अब कुछ तो डिस्ट्रॉय हो गई होंगी, सिंपल सी बात है, कुछ डिस्ट्रॉय हो गई होंगी और कुछ बची हुई होंगी। बट वो क्या है ना, अभी मंदिरों में और विहारों में प्राप्त होती है हम लोग को। विहार मतलब होते हैं मठ, जो मठ होते हैं। अब जो ये पांडुलिपियाँ हैं, इन बुक्स में क्या लिखा होता था, उस टाइम के धार्मिक मान्यताओं के बारे में, राजाओं के बारे में, जो उस टाइम पे जो औषधियाँ होती थी, विज्ञान और जो महाकाव्य, कविताएं, नाटक, इन सब के बारे में उस बुक्स में लिखा हुआ मिलता है। और इसमें जो संस्कृत में लिखा हुआ होता है। ओके, उस टाइम के जैसे जो नॉर्मल लोग होते थे ना, वो लोग प्राकृत भाषा का प्रयोग करते थे। सॉरी, अरे जो नॉर्मल लोग होते थे वही प्राकृत का यूज़ करते थे। अभी देखिए, हम लोग देखते हैं अभिलेख। अभी तो हम लोग ने पांडुलिपि पढ़ा, अभी अभिलेख क्या होता है? अभिलेख क्या होता है, जैसे अभी पांडुलिपि में क्या देखा, ताड़ के पत्तों पर लिखा हुआ होता है। अभिलेख वो होता है जो किसी सॉलिड जगह पे लिखा हुआ होता था, किसी पत्थर पे, ऐसे सॉलिड जगह पे लिखा हुआ था, तो उसको बोलते हैं अभिलेख। जैसे अगर मान लीजिए राजा को कोई ऑर्डर देना है, तो क्या करता था ना, पत्थर पे अपने ऑर्डर को लिखवा देता था। उससे क्या होता था, जितने लोग आते जाते थे वो लोग उसको पढ़ ले और उसको फॉलो करें, उसको पढ़ के उसको फॉलो करें, अपने ऑर्डर्स लिखवाते थे, राइट। बट कुछ ना, राजा रानी के अलावा भी कुछ मैन वुमेन ऐसे होते थे जो बहुत सारे अभिलेख लिखवा देते थे। अच्छा, कभी कभी जैसे क्या हो ना कि मान लीजिए कोई शासक लड़ाई में जीत गया, तो वो अपनी जीत का लेखा जोखा जो है ना, वो भी उस पर लिखवा देता था, जिससे लोगों को पता चले। ओके ओके, अब ये देखिए यहाँ पे भी कुछ दिया हुआ है साइड में, इसको देखते हैं। अच्छा, ये जो अभी ये देख रहे हैं ना, ये एक टाइप का अभिलेख है। ये देखिए, ऐसे होते थे अभिलेख पास्ट में। ये जो अभिलेख है ना, ये 2250 साल पुराना है। ये अफ़गानिस्तान के कंधार में प्राप्त हुआ था ये अभिलेख। और इस अभिलेख को ना उस टाइम के शासक अशोक ने लिखवाया था। ठीक है, अशोक के बारे में अच्छा हम लोग डिटेल में क्लास 8th में भी पढ़ेंगे। ओके, सॉरी क्लास 8th नहीं, सॉरी चैप्टर 8th में पढ़ेंगे हम लोग अशोक के बारे में। ओके, अब देखिए, अच्छा अभी हम लोग क्या करते हैं, कोई भी लैंग्वेज बोलते हैं, सॉरी कुछ भी बोलेंगे अगर, तो हम लोग किसी ना किसी लैंग्वेज का यूज़ करेंगे। लिपि का यूज़ होता है। उसी तरह जब ये जो अभिलेख लिखे जाते थे ना, उसमें यूनानी और अरामिक नाम की 2 लिपियों और भाषाओं का यूज़ होता था। ओके, इसमें कौन सी, ये देखिए, यूनानी और अरामिक नाम की 2 लिपियों का, भाषाओं का इसमें यूज़ होता था अभिलेख में। ओके, अच्छा इसमें छोटा सा क्वेश्चन पूछा गया है, क्या तुम बता सकते हो कि कठोर सतह पर लेख लिखवाने के क्या लाभ थे? ऐसा करवाने में क्या क्या कठिनाइयाँ आती थी? तो ये मैं चाहूँगी कि आप लोग सोचें और ख़ुद मुझे बताएं। ठीक है, इसका आंसर मैं चाहूँगी आप लोग मुझे बताएं। तो हम लोग आगे बढ़ते हैं इसके साथ। अच्छा चलिए, अब देखते हैं, जैसे कि ये चीज़ तो हम लोगों ने देखा, पांडुलिपि और जो अभिलेख वगैरह। इसके अलावा और भी बहुत सी चीज़ें होती होंगी पास्ट में, जो चीज़ें यूज़ में लाई जाती होंगी। अब इन सब चीज़ों के बारे में जो स्टडी करता है ना, पास्ट से रिलेटेड जो चीज़ें होती हैं उनको ढूंढना, उनको पता लगाना, ये सब जो करता है ना जो पर्सन, उस पर्सन को बोलते हैं पुरातत्वविद। जैसे पिछले टाइम पे कुछ भी पत्थर मिल गए, ईंट मिल गया, इमारतों के अवशेष होंगे, कोई सी भी इमेज मिल गई, मूर्ति मिली,
कोई हथियार या बर्तन या ज्वेलरी कुछ भी मिला, उन सबको ये लोग क्या करते थे ना, कलेक्ट करके उसके बारे में ये लोग स्टडी करते थे। पुरातत्वविद जो होते थे पीछे टाइम के, जो अगर कोई कॉइन मिल गया, कुछ भी मिल जाए। अच्छा, इतनी सारी चीज़ों में ना कुछ चीज़ें तो डिस्ट्रॉय हो ही जाती होंगी, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती थी ना जो जल्दी डिस्ट्रॉय नहीं होती थी, सॉलिड होती थी बहुत। जैसे कि अभी हम लोग ने अभिलेख पढ़ा, थोड़ा सॉलिड होता होगा, राइट। तो कुछ चीज़ें ऐसी थी जो जल्दी डिस्ट्रॉय नहीं होती थी। अब वो लोग ना पिछले टाइम पे अगर कुछ चिड़ियों के भी अवशेष में, कोई चिड़िया, मछली, हड्डी, कुछ भी मिल जाए उनको ढूंढते थे वो लोग। चीज़ों को ढूंढना, फिर उसके बारे में पता करना, तब हिस्ट्री के बारे में पता चलता था लोगों को ना। ओके, थोड़ा इंटरेस्टिंग है, राइट। तो ऐसे होते थे, इनको बोलते हैं पुरातत्वविद, जो हमें पास्ट के बारे में बताते हैं। पास्ट, अब देखते हैं थोड़ा सा कुछ इसमें भी दिया हुआ है। ये देखिए, जो बर्तन दिया है ना, पॉट, ये पॉट 4700 साल पुराना है। ओके, ये पॉट जो है ना, ये 4700 साल पुराना है। देखिए, चांदी का सिक्का यहाँ दिया हुआ है। ये चांदी का सिक्का जो है ये 2500 साल पुराना है। ओके, ये देखिए, पहले टाइम पे भी कितनी क्लियर के साथ सब सजावटें होती थी ना इसमें। देखिए, कलाकारी देखिए लोगों की। ओके, चलिए, अच्छा हम लोग वापस आते हैं। अभी कह रहा है जो पांडुलिपि, अभिलेख, पुरातत्व, इन सब से जो जानकारियों के लिए जो है ना, इतिहासकार प्रायः स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं। ओके, जो हिस्टोरिकल होते हैं वो लोग स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं इसके लिए। ओके, इतिहासकार उन्हें कहते हैं जो अतीत का अध्ययन करते हैं। ओके, अच्छा, जैसे कि मान लीजिए कोई वो हुआ, स्रोत क्या होता है? देखो, स्रोत ये होते हैं कि मान लीजिए मैंने कहा आपको, पानी हम लोग अगर ले लें पानी को, तो पानी हम लोग पीते हैं। अब पानी हमें जहाँ से मिलता है वो क्या होगा? वो पानी के स्रोत होंगे, सोर्सेस ऑफ वाटर, राइट। जैसे कि लेक है, रिवर है, टैप है, राइट। तो ये सब क्या हो गए? सोर्सेस ऑफ वाटर। उसी तरह जो जो चीज़ें हमें पास्ट के बारे में बताती हैं, जहाँ जहाँ से मिलती हैं, जो जो बताता है, वो सब क्या होगा? सोर्सेस ऑफ पास्ट, राइट। तो पास्ट के सोर्सेस होंगे, तो हिस्टोरिकल्स जो होते हैं, इतिहासकार, वो लोग उसको स्रोत शब्द का प्रयोग करते हैं उनके लिए। अब इतिहासकार और जो पुरातत्वविद होते हैं, ये जो जासूसों की तरह होता है। जो जासूस लोग नहीं होते, जैसे कहीं पे मर्डर हो गया, तो अब जासूस लोगों को क्या काम होता है? उसके बारे में छानबीन करना, पता लगाना, राइट। तो उसी तरह जो इतिहासकार और पुरातत्वविद होते हैं, वो इतिहास के बारे में पता लगाते हैं। कोई ना कोई सुराग मिल जाता है ना, उसके जरिए भी वो लोग इतिहास तक पहुँचते हैं। ओके, हिस्ट्री को जानने का प्रयास करते हैं, कोशिश करते हैं। ओके, अब देखते हैं पास्ट एक या अनेक। ये हमारी बुक का भी नाम है ना, हमारे अतीत, ना कि हमारा अतीत। तो जो पास्ट है ये किसी एक का तो नहीं होगा। यहाँ पे हम लोग पास्ट पढ़ रहे हैं ना, बहुत से लोग इसमें शामिल हैं, इंक्लूड हैं। ओके, तो हमारे अतीत, ये एक बहुवचन है, प्लूरल वर्ड है। ओके, अच्छा, पहले देखिए क्या होगा ना, जितने लोग हम लोग अगर ले ले, हम लोग ने अभी तक जितने भी लोग पास्ट में रहते होंगे, तो क्या सबका जो जीवन स्टाइल होगा सेम होगा? बिल्कुल नहीं भाई, हमारे प्रेजेंट में भी ऐसा नहीं है ना। तो जो जितने भी लोग होंगे, सबका भाई जीने रहने का तरीका, काम करने का तरीका थोड़ा बहुत अलग होगा। जैसे उस टाइम के अगर हम पशुपालक ले ले, जो कृषक होते थे, उनका जो उनकी जीवन शैली थी, वो राजा और रानियों के अकॉर्डिंग बहुत ही डिफरेंट थी, राइट। और जो व्यापारी लोग होते थे, शिल्पकार से उनका जीवन बहुत ही अलग होता था, और उनके रीति रिवाज, उनके अलग अलग व्यवहारों का, रीति रिवाज का पालन करना। जैसे अगर मान लीजिए अभी प्रेजेंट में ले, अगर आप आज भी अंडमान के पास चले जाएंगे, अंडमान द्वीप के पास, तो वहाँ पे ना लोग आज भी मछलियाँ पकड़ करके और शिकार करके, चीज़ों को कलेक्ट करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं वहाँ पे आज भी, है ना। बट क्या हम लोग अगर उसके अकॉर्डिंग, उसकी कंपेयर अगर हम लोग प्रेजेंट में भी जैसे शहर से करें, तो क्या हम सबका लाइफ स्टाइल सेम है? बिल्कुल नहीं। अभी हम लोग अगर शहर वालों से कहते हैं मछलियाँ पकड़ करके, है ना, शिकार करके अपना जीवन यापन करना है, तो ऐसा नहीं हो रहा है ना हमारे शहर में। शहर में तो लोग एक दूसरे के पे डिपेंड हैं, सब चीज़ें गाँव से आती हैं, राइट, व्यक्तियों पर निर्भर होते हैं वो लोग। तो यहाँ पे भी आज के टाइम पे भी लोगों की जो लाइफ स्टाइल है उसमें बहुत ही डिफरेंट है, इक्वल नहीं है सब। ओके, अब इसके अतिरिक्त भी और भी बहुत सारे डिफरेंस हैं
शासक अपने जो जैसे जैसे राजा लोग होते थे ना, वो लोग क्या करते थे, जब भी कोई जीता या वो लोग कुछ भी अच्छा काम हुआ तो वो लोग अच्छे काम जब भी कुछ भी करते थे वो लोग ना अपना लेखा जोखा रखते थे, हर काम का अपना लेखा जोखा रखते थे। अब जो वहाँ पे जो नॉर्मल होते थे उस टाइम के नॉर्मल लोग जो अपना सादा जीवन जीते थे, उन लोग की अभी इतनी सहूलियत नहीं थी ना कि वो लोग अपने हर काम के लिए कोई मतलब सिक्कों पे अपना लिखवा सके कुछ, या कुछ जगह पे अपने अपने लिए गुदवा सके, लिखवा सके। तो वो उन लोग के लिए इतनी सहूलियत नहीं थी भाई, उनका इतना जो हमें ना उनके बारे में इतनी नॉलेज नहीं मिलती है जितनी कि उस टाइम के राजा रानी जो लोग होते थे उनकी ही नॉलेज मिलती है। अच्छा, जो हिस्ट्री के बारे में जो पता करते हैं ना, वो लोग क्या करते हैं ना, ज़्यादातर राजा रानियों के बारे में ही सर्च करने पे ध्यान देते हैं। क्यों देते हैं कि जैसे अगर राजा है वो प्रजा चला रहा है तो क्या होता था ना, राजा के अकॉर्डिंग ही थोड़ा बहुत प्रजा चलती थी। तो अगर किसी राजा रानी के बारे में उन लोग को पता चल जाता था तो वो लोग प्रजा के बारे में भी थोड़ा बहुत सोच सकते थे ना, कैसा क्या उस टाइम पे लोग रहते होंगे, कैसे करते होंगे, क्या खाते होंगे ना, थोड़ा बहुत तो लोग सोच सकते हैं। इसलिए राजा रानी के लाइफ स्टाइल से भी थोड़ा बहुत लोग सोच लेते हैं, तब से कहते तो। अब देखते हैं तिथियों का मतलब, डेट्स। ओके, डेट्स देखते हैं हम लोग। डेट्स क्या होता है, देखो डेट्स में 2000 या इसी तरह कोई भी वर्ष कुछ भी बताओ, अगर हम लोग बोले कि एक डेट या फिर कोई मंथ या फिर कुछ भी साल या बताओ, तो 2000 या इसी तरह का ऐसे कुछ बताओगे ना कि 2000 ये 2000 वो 2000, अभी जैसे कि 2022 चल रहा है, राइट, ऐसे बताओगे ना। कोई डेट बताया, फिर महीना बताया, फिर ईयर बता दिया। बट पहले क्या होता था ना, जैसे ईसा मसीह जो थे उनके जन्म के आधार पर ही तिथि, ये उनके जन्म की तिथि से ही की जाती थी। हाँ, 2000 साल पहले कहने का मतलब है कि ईसा मसीह के जन्म के 2000 साल बाद से, ईसा मसीह के जन्म के पूर्व की सभी तिथियां ना ईसा पूर्व या ईसा से पहले उसके रूप में जानी जाती हैं। अब इस बुक में 2000 को अपना आरंभिक बिंदु मानते हुए हम लोग प्रेजेंट से पूर्व की तिथियों का उल्लेख करेंगे। ओके, अब है हम लोग का इतिहास और तिथियां। अंग्रेजी में बीसी और हिंदी में जिसको ईसा पूर्व हम लोग कहते हैं, इसका मतलब होता है कि बिफोर क्राइस्ट। ओके, कभी कभी होता है ना क्या होता है कि हम लोग डेट से पहले एडी लिख देते हैं ना, हिंदी में जिसको बोलते हैं ईसा पूर्व। तो ये जो लिख देते हैं ना एनो डोमिनी, ये दो लैटिन शब्दों से बना हुआ होता है। इसका मतलब होता है ईसा मसीह के जन्म के साल से, ओके, वर्ष से। कभी कभी एडी की जगह हम लोग सीई और बीसी का भी यूज़ करते हैं। ओके, सीई अक्षरों का जो यूज़ है ना वो कॉमन एरा तथा बीसीई का बिफोर कॉमन एरा इसके लिए होता है। इन शब्दों का यूज़ इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में ना अब क्रिश्चियन एरा का यूज़ सामान्य हो चुका है। भारत में डेट्स के रूप का जो डेट्स का यूज़ है ना वो लगभग 200 वर्ष पूर्व आरंभ हो चुका था। 200 साल पहले डेट्स का यूज़ हम लोग करना शुरू कर चुके थे। ओके, कभी कभी इंग्लिश के बीपी अक्षरों का प्रयोग होता है, इसका मतलब होता है बिफोर प्रेजेंट, वर्तमान से, जिसको प्रेजेंट से है। अच्छा, अब ये जो आप देख रहे हैं, जैसे हम लोग का क्या होता है ना, हम लोग कोई ना कोई लेटर लिखते हैं, जैसे कि देखो PTO कुछ ना कुछ लिखते हैं ना, तो पहले टाइम पे क्या होता था ना, इस टाइप से लिखा जाता था। ये देखिए, ये लैंग्वेज होती थी। जैसे अगर ए लिखना है तो ए का ये बर्ड बनाया जाता था, एल लिखना है तो लॉयन बनाया जाता था। इनको इस सब चीज़ों से दर्शाया जाता था, प्रेजेंट किया जाता था। ओके, ये जो है ना अन्यंत्र, इसमें ये चीज़ समझाया गया है। चलिए इसको हम पढ़ देते हैं एक बार। जैसे कि हमने पढ़ा ना, अभिलेख कठोर सतहों पर जो अभिलेख होते थे उनके से हार्ड सरफेस पे ही लिखवाए जाते थे। इससे कई अभिलेख कई सौ वर्ष पूर्व लिखे गए थे। अभी अभिलेखों में लिपियों और भाषाओं का प्रयोग हुआ है। हमने देखा ना, अभिलेख जो होते थे उसमें किसी न किसी लैंग्वेज और लिपि का तो यूज़ हो गई होगा। हमने कौन सी पढ़ी थी, अरामिक और यूनानी, राइट, दो हमने लिपि और भाषा का देखा। समय के साथ साथ अभिलेखों में प्रयुक्त भाषाओं का लिपियों में बहुत बदलाव आ चुका। विद्वान ये कैसे जान जाते हैं कि क्या लिखा था पहले। अब जैसे ये लिखा हुआ है, अब हम लोग को क्या पता चलेगा कि इसमें लिखा क्या है, राइट, नहीं पता कर सकते थे ना। तो उन्होंने क्या किया ना, उनके लिए एक प्रक्रिया द्वारा उनका
लगाया जा सकता है, उनका पता करने के लिए एक प्रक्रिया द्वारा उसका पता लगाया जा सकता है। इस प्रकार से अज्ञात लिपियों को जानने की एक प्रसिद्ध कहानी उत्तरी अफ्रीकी देश मिस्र से मिलती है। लगभग 5,000 साल पहले यहाँ राजा रानी रहते थे। मिस्र के उत्तरी तट पर रोसेन नाम का एक कस्बा है। यहाँ से एक ऐसा उत्कीर्ण पत्थर मिलता है जिस पर एक ही लेख 3 भिन्न भिन्न भाषाओं और लिपियों, यूनानी, मिस्री लिपि के 2 प्रकार इसमें से हैं। कुछ विद्वान यूनानी भाषा पढ़ सकते थे। उन्होंने बताया कि यहाँ राजा रानियों के नाम एक छोटे से फ्रेम में दिखाए गए हैं। इसे कारतूस कहा जाता है। इसके बाद विद्वानों ने यूनानी तथा मिस्री संकेतों को अगल बगल रखते हुए मिस्री अक्षरों की समानार्थक कहानियों की ध्वनियों की पहचान की। जैसा कि हम लोग देख सकते हैं ना, जो भी देखा हम लोगों ने, एल जो है लॉयन के लिए और ए जो है वो बर्ड्स के लिए यूज़ होता था। ओके, ये आसानी से अन्य अभिलेखों को पढ़ सके, ये इसलिए यूज़ हुआ ताकि वो लोग अभिलेखों को पढ़ सके। ओके, और ये देखिए, तो इसमें चैप्टर में हम लोगों ने ये शब्द यूज़ हुए थे। यात्रा, पांडुलिपि देखा हम लोगों ने, अभिलेख देखा, पुरातत्व क्या होता है, इतिहासकार, स्रोत, अज्ञात लिपि का अर्थ निकालना, ना ये भी देखा। कृषि का आरंभ जो है ना 8,000 साल पहले हो चुका था और सिंधु सभ्यता के प्रथम नगर 4700 साल पहले उसमें बस चुके थे, सिंधु नदी की साइड पे। गंगा घाटी के नगर मगध का बड़ा राज्य 2500 साल पहले, प्रेजेंट के 2000 साल पहले। ओके, तो इस तरह हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आई होप आप लोगों को समझ में आया हो और इन्जॉय किया हो। तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, चैप्टर नंबर 2। ओके, तो तब तक के लिए बाय बाय।